अगला दिन सुबह की ठंडी हवा में शानाया अपने चालकनी में खड़ी एक्सरसाइज कर रही थी। उसकी आंखों में एक ठहराव था, लेकिन हर मूवमेंट में एक परफेक्शन और कंट्रोल झलक रहा था। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। उसने स्क्रीन की ओर देखा, कॉल ऋषभ का था। शांत्र्या ने कॉल रिसीव किया। हो बोली, उसने बिना ज्यादा इमोशन के कहा। ऋषभ की आवाज़ थोड़ी झिझकती हुई थी। सानाचा तुम्हें याद है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी। शानाया हल्का सा मुस्काई, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी ठंडी थी। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में जाऊंगी? ऋषभ थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला। पार प्लीज चत ना एक बार, दोस्ती में इतना भी नहीं कर सकती क्या देशा, बहुत टाइम से प्लान कर रहा हूँ। शानाया ने थोड़ी देर सोचा, फिर बेटी। नहीं, मुझे मीटिंग है और वो पारूरी है। लेकिन ऋषभ ने हार नहीं मानी। प्लीज़ पार, बहुत बार बोल चुका हूँ, इस बार तो चलना। काफ़ी देर की जिद और प्लीज प्लीज सुनने के बाद शालापा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है। सुबह 10 बजे तक निकलना है। अभी बजे हैं तो तैयार हो जा, थोड़ी देर में। ऋषभ ने जल्दी से। शानामा ने कॉल कट किया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही रहस्यमयी ठंडक थी। करीब 10:00 बजे एक ब्लैक स्पोर्ट्स कार मालहोत्रा विला के सामने आकर रुकती है। कार की चमक, उसकी रफ्तार और अंदाज बता रहा था कि कोई आम शख्स नहीं, बल्कि कोई खास उस माही में आया है। वहाँ जितने भी गार्ड्स तैनात थे, सब शानामा के खास लोग में। दरअसल गाल्होत्रा परिवार इस वक्त शहर से बाहर था और उनकी गैरमौजूदगी में शानाया ने पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया था। पुराने गार्ड्स की जगह उसके भरोसेमंद लोग तैनात थे, जिन्हें सिर्फ एक ही नाम पर हर हुक्म जानना आता था, SKI। जैसे ही ऋषभ की गाड़ी रुकी, मेट अपने आप खुल गया। सिक्योरिटी गाइड्स ने पहचानते ही सलाम ठोक दिया। उन्हें मालूम था ये शानाया कपूर का खारा है। ऋषभ कार से उतरा, अपनी जैकेट सीधी की और अंदर की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर एक सर्वेंट पहले से मौजूद था, जिसने झुककर कहा, मेब थोड़ी देर में आ रही है, आप अंदर चलिए सर। कुछ पल बाद उसने अपनी बड़ी पर नज़र डाली और होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। MSK, आप वक्त तो लेती हैं, पर एंट्री हमेशा कातिलाना होती है। तभी ऊपरी सीढ़ियों से आहट होती है। ऋषभ ने सिर्फ सिर हिलाया और अंदर आकर सीधे लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया। उसकी निगाहें पूरे हॉल को एक बार नाप गई। वहाँ की सादगी में भी एक राजसी अहंकार था। ऊपरी सीढ़ियों से सटीक, धीमी लेकिन आत्मविश्वास से भरी कदमों की आहट गूंजती है। जैसे ही ऋषभ की नज़र ऊपर जाती है, उसकी सांस थम सी जाती है। स्लन्य कपूर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। एक दोप वांक्यूकियल गॉस्क शून्य जौहरी कारीगरी की तरह चमकल हुआ, जो उसकी हर चाल पर रोशानी से खेल रहा था। भाई स्लिंट, डीप वी नेकलाइन और हाकलेस फिनिश, हर डिटेल में एक सिंपल और रिवेजफुल हसीना की झलक थी। उसके खुले बात लहराते हुए उसकी कमर से नीचे बहते थे और हल्का स्मोकी आई मेकअप उसके बेहरे की रहस्यमय खूबसूरती को और उभार रहा था। उसकी बात में एक ऐसा सज्जादा था जो तेजी से किसी खतरे के करीब आने का इशारा दे रहा हो। ऋषभ थोड़ा खड़ा होता है, फिर मुस्कराते हुए कहता है, फाइनली क्वीन कपूर हैज डिसाइडेड टू ग्रेस द कोर्ट एंड स्टील एवरी ब्रीफ इन द 100M। शानाया कपूर ने ऋषभ की तरफ अपनी ठंडी चाकू जैसी नज़रों से देखा। उसके चेहरे पर वो हल्की सी तिरछी मुस्कान, जो दोस्ती में भी एक चेतावनी जैसी लगती थी। तुम्हारा फ्लर्ट करना हो गया हो, लो हम चले मिस्टर ऋषभ खुराना। ऋषभ हल्का सा झुका और उसके लहजे में आदर से भरी तंज भी। बिल्कुल जैसा जाप करे योर हाइनेस। दोनों चुपचाप निकल गए, जैसे कोई शाही मार्च हो रहा हो। 1 घंटा बाद एक रात रहस्यों में डूबी। एक शानदार रॉयल लेवल गार्डन, हर कोने में आपातित सजावट, झूमर पेड़ों से लटक रहे थे और क्रिस्टल टेबला पर महंगी वाइन चमक रही थी। गार्डन के चारों तरफ लग्जरी कारों की लादन थी, बुगाटी, रोल्स रॉयस, रेल्टन मार्टिस और सुरक्षा
इतनी सख्त थी कि हवा भी क्लीयरेंस के बिना अंदर नहीं जा सकती थी। यह थी द इम्पीरियल इनवाइट ओनली गाला, जहां सिर्फ देश और दुनिया के सबसे माकतियाती लोग बुलाए जाते थे। मंत्री, अरबपति, उद्योगपति, बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे, XRAW अधिकारी, आर्म्स इंडस्ट्री के मोडी प्लेयर और कुछ ऐसे लोग जिनके चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन इतिहास खून से भरा था। और तब एक काले निबैक गाड़ी गार्डन के सामने रुकती है। दो गाइस तुरंत दोनों तरफ दौड़ते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है, हीला की तेज आवाज चारों तरफ गूंजती है। सानाचा कपूर उतरती है, एक ग्लासी डायमंड एम्बेडेड गाउन में, स्थिर इतनी लंबी कि वह हैरान कर दे। आंखों में मेटेलिक शिगर और चल में एक ताजगी नहीं, एक ताज था। उसके पीछे ऋषभ काइटॉन ब्लैक टक्सेरो में चुपचाप गार्डियन की तरह। सभी की निगाहें उन दोनों पर टिक जाती हैं, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाती क्योंकि शान्या के आसपास। तभी वहां होस्ट भाता है और अपना सिर झुकाकर कहता है, "देलो मिस्टर खुराना, पार्टी में स्वागत है।" और फिर शानाया की तरफ देखता है। अब स्थिति थोड़ी खतरनाक हो जाती है क्योंकि होस्ट को ये नहीं पता था कि घानाया कौन है, लेकिन फिर भी उसका आभा इतना खतरनाक था कि होस्ट अपना सिर झुकाकर कहता है, "वेलकम मिस शानापा, हमेशा की तरह आप सबका ध्यान खींच ली।" जैसे ही वे दोनों अंदर एंट्री करते हैं, सभी की नजरें उन दोनों पर टिक जाती है। खानापा की खूबसूरती, उसकी एलिगेंस और क्लास से भरी उपस्थिति, और साथ में एक हैंडसम जेंटलमैन शानाचा की खूबसूरती। वहीं खड़े सारे माँ की आंखों में एक चमकते हीरे की तरह काम कर रही थी। वहीं दूसरी ओर लड़कियों शानापा की खूबसूरती देखकर जल रही थी, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि किसी की एंट्री से सबका ध्यान सिर्फ उस पर ही टिक जाए। वह इतनी आकर्षक और आकर्षण से भरी हुई थी कि हर किसी की नजरें सिर्फ और सिर्फ सानाया पर थी। तभी वहां एक लड़कियों का खून एंट्री करता है। सबसे आगे एक लड़की थी, उसने आर्मी की ड्रेस पहन रखी थी और उसकी बाल में आत्मविश्वास के साथ एक तीखा एटीट्यूड भी था। वो दिखने में काफी खूबसूरत थी, पर उसके चेहरे पर एक टशन था और आंखों में शानामा को लेकर एक अघोषित मुनोती। आवांतिकय। जैसे ही उसकी नज़र शानाया और ऋषभ पर पड़ती है, वो हल्की मुस्कान के साथ थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है, "ऋषभ, तुम इंडिया कब आए?" ऋषभ उसे देखकर हल्का सा मुंह बनाता है, जैसे वो ज्यादा खुश नहीं है मैं देखकर, पर फिर एक शांत मुस्कान के साथ जवाब देता है, "जब आने का मन किया तब आ गया।" अकामिका की आंखों में हल्की जलन झटकती है। वो अपनी सुधियां कस लेती है, लेकिन चेहरे पर बनावटी मुस्कान ताकर आगे बढ़ती है और जानबूझकर शानाया की तरफ देखती हुई पूछती, "और ये तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है?" उसके सवाल से पहले ही ऋषभ की नज़र शाना पर जाती है, जो अब तक पूरे गार्डन को अपनी तेज ऑब्जर्विंग निगाहों से स्कैन कर रही थी। जैसे ही बीतती है, शर्तिया की नज़र सीधी उस पर टिक जाती है। शानाचा को ऊपर से नीचे तक देखती है, उसकी यूनिफॉर्म, उसकी चात, उसकी मुस्कान और उसके पीछे किया टॉक्सिक सवाल। फिर शानापा की आंखों में एक सर्द चमक आती है। वो कुछ कहती नहीं, लेकिन उसका रुकेन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि खुद ब खुद असहज हो जाती है। स्ले को किसी परिचय वहरी जरूरत नहीं थी और को समझ आ गया था कि इस लड़की को लेकर जो जतन है वो सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं है, बल्कि इस बात से है कि आज ऋषभ क्योराना विस्से आवांतिक कॉलेज टाइम से जुड़ी रही है। वो उसके सामने सिर्फ शामिया कपूर के साथ खड़ा नहीं था, बल्कि उसका प्रेजेंस के पूरे एटीट्यूड को दबा रहा था। आवांतिका के दिल में एक पुरानी चाह थी। राहत क्योर्नल कॉलेज के दिनों से उसे पसंद करती थी, लेकिन रिस्लेथ ने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा अपने बिजनेस, अपने मिशन और अपनी तेजस्वी में ही डूबा रहा। आवांतिका ने वक्त के साथ खुद को मजबूत बनाने के लिए आर्मी ज्वाइन कर ली। अब वो एक पावरफुल ऑफिसर थी, आत्मविश्वासी। स्ट्रोना पर आज इतने सालों बंद जब रिका को देखा, वो भी किसी दूसरी लड़की के साथ, और वो भी इतनी परफेक्ट लड़की साम्य कपूर, तो आवांतिका की झुंझलाहट छिपी नहीं रह सकी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि
तभी 3 चमकमाती लासरी कार्स तेजी से गार्डन के मेन गेट पर रुकती है। ब्लैक लैम्बोर्गिनी यूरस, व्हाइट हेनली और एक नाइट पाइन मेलारन का सेदो से 2 हैंडसम लड़के उतरते हैं। लगाए चाल में एक चामल, उनके पीछे 4 हेविली आर्म्ड बॉडीगार्ड उतरते हैं और पूरा माहौल एकदम हाई वोल्टेज हो जाता है। विस्पर्स गूंजते हैं भीड़ में, सभी लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। जैसे ही ब्लैक सूट्स और स्टील जैसी नज़रों वाले करण और युवराज पार्टी में दाखिल हुए, एक हंगामा सा छा गया, फुसफुसाहटें गूंजने लगी। ओह माय गॉड, ये तो कौन के 2 सबसे खास लोग हैं कि राइट और लेफ्ट हैंड करण और युवराज। इनके गार्ड्स ये सिर्फ बॉडीगार्ड्स नहीं, मिलिट्री ट्रेनिंग वाले हैं। आप तक किसी ने कीन को नहीं देखा, लेकिन इन दोनों को एसके के साथ कई बार देखा गया। गार्डन का तापमान ही बदल गया था। करना और पुतराज दोनों हैंडसम, इंटेंस और खामोश, जैसे ताकत उनकी नसों में बह रही हो। उनके पीछे कुछ पंडित माइस जो मिलिट्री कमांडोज थे, जिनके चेहरे बिना किसी हाव भाव के पत्थर जैसे थे। न कोई एक्सप्रेशन, न कोई इमोशन, सिर्फ मिशन मोड। ये वही गार्ड्स थे जिनके नाम से अंडरग्राउंड दुनिया कांपती थी। और फिर शनाया कपूर ने एक ठंडी गार उन दोनों पर डाली। करण और युवराज ने भी बस एक पल के लिए उसे देखा और फिर नजरें झुका दो। रिस्पेक्ट, साइलेंस एंड अ सीक्रेट ओनली द क्वीन नोज। पार्टी में चारों तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, अगर ये दोनों आए हैं तो क्वीन कहीं कहीं होगी। लोग कयास लगाने लगे, क्या कीन इसी पार्टी में छुपी हुई है? क्या एसके नाम के पीछे छुपी असली पहचान आज सामने आएगी? तभी ऋषभ शनाया के मांस झुककर फुसफुसता है, मनापा, इन गुस्से से भरे राक्षसों को बुलाने की जगह मेरी को बुला लेती। शनाया धीरे से मुस्कुराती है, जैसे चेसबोर्ड पर अगली चाल सोच रही हो। 01 मतलब रूही कृति अदिति। ऋषभ मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है, कम से कम वो आजकर मार्टी में थोड़ा स्पार्कल तो हाथ देती। तुम्हारे ये मिलिट्री माफिया बॉयज से तो पूरा गार्डन ही यम गया है। शनाया ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देती है, वो स्पार्कल है ऋषभ, और ये दोनों मेरी आग, और आग के बिना ताज नहीं चमकता। सभी लड़कियों अभी भी वैभव और करण को ताकती रह गई थीं। उनके चार्म, उनके रोब और उनकी खामोशी तक सब पर भारी थी। तभी अचानक एंट्रेंस की तरफ एक के बाद एक कई लग्जरी कार्स आकर रुकती हैं। अलर्ट हो जाते हैं सभी, एकदम चौकस, जैसे किसी बहुत बड़ी शख्सियत का आगमन हो रहा हो। एक गार्ड तेजी से दौड़ता है, सबसे आगे वाली कार का दरवाज़ा खोलता है और वहाँ सामने सिद्धार्थ ओबेरॉय खड़ा था। ब्लैक शर्ट, सिल्वर बटन, आंखों पर एक ठंडा सापा और चेहरे पर वो कातिल सुकून, जैसे सब कुछ जानता हो पर कुछ ना कहता हो। उसके साथ खड़ी थी चमचमाती सिल्क ड्रेस में, उसके चेहरे पर घमंड और जलन का ऐसा मिलाजुला असर था जो किसी को भी दूर से चुभ सकता था। लड़कियों की निगाहें अब करण और वैभव से हटकर सीधे सिद्धार्थ चेहरे पर जम चुकी थी। फुसफुसाहटें फिर शुरू होती है, ये सिद्धार्थ है ना, ओबेरोस एम्पा का किंगसन, उसके अंदर कुछ है, ठंडक, रोब, जैसे आग भी जले तो उसकी मर्जी से। अंतार एक तिरछी नज़र शार्य पर डालती है, फिर ऋषभ की ओर देखती है। वहीं दूसरी ओर सिद्धेश की आंखें पूरे हॉल को स्कैन करती हैं, ठंडी शातिर नज़रें। वो एक सेकंड के लिए शय पर रुकता है, भी धीरे से उसकी ओर देखती है। दोनों के बीच मौन का एक पल, जैसे 2 दिमाग एक दूसरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जैसे शतरंज के 2 खिलाड़ी अपनी चाल से पहले सामने वाले की आंखों में उत्तर ढूंढ रहे हों। सिद्धार्थ ओबेरॉय सिर्फ भारत का नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून था। उसका नाम ही एक पहचान था और उसकी मौजूदगी खुद एक इवेंट। जैसे ही वो पार्टी में दाखिल हुआ, ऐसा लग रहा था मानो मधुमक्खियां शहद की खुशबू पर टूट पड़ी हों। हर बिजनेसमैन, हर पॉलिटिकल कनेक्शन, हर बड़ी हस्ती उससे बात करने को बेताब थी।
उसकी कोल्ड और मोर शाही चाल से पूरा माहित यमसा गया था। वहीं दूसरी तरफ आमाप्रा, जो अब तक सिद्धार्थ के साथ खड़ी थी, अब उसके चारों ओर की भीड़ से अलग अपनी दोस्तों की तरफ बढ़ गई। और वहीं उसे दिखी उसकी पुरानी दोस्त अवंतिका। अवंतिका ने आमाप्रा को देखा और बनावटी खुशी से बोती, आमाप्राह आई मिरुह्यू। आमायरा ने प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे गले लगापा, सेम हियर डार्लिंग। मगर उसी पल आमाप्रा की नज़र अचानक दूर किसी पर टिक जाती है। शानाया कपूर मखमली मरून गाउन में शाही अदा के साथ एक चेयर पर बैठी, एक हाथ में फ़ोन, चेहरा शांत मगर बहुत कुछ कहता हुआ। उसकी नज़रें झुकी थी जैसे दुनिया की कोई परवाह नहीं, और उस शांति में भी एक अदृश्य प्रशाक्ति थी। आमाग्रा की निगाहें वहीं अटक गई और अवंतिका ने उसका चेहरा देखकर पूछा, तुम उसे जानती हो? आमाग्रा ने बिना नज़रें हटाए जवाब दिया, हाँ, वो ऋषभ खुराना की होने वाली मंगेतर है। जॉनवान। अवंतिका के हाथ से वाइन का ग्लास गिर पड़ा। शिरों के टूटने की आवाज़ के साथ ही उसके अंदर की जलन भी बाहर आ गई। आमायरा ने उसकी शक्ल देखी और एक पाप उसके दिमाग में दौड़ गई। शानाया कपूर अपने फ़ोन पर किसी से गंभीर बात कर रही थी, आवाज़ धीमी पर लहजा तेज़, जैसे हर शब्द तौल कर बोला गया हो। हम वही करते हैं जो ज़रूरी हो, जिंदा रहने के लिए और जीतने के लिए। कॉल कट होते ही उसने गहरी सांस ली और तभी उसे महसूस हो उसके बगल में कोई खड़ा है। वो धीरे से सिर उठाती है। सामने खड़ा था कुणाल आहूजा। वही कुणाल जो 5 साल पहले आन्या का सब कुछ था, वही आन्या, मासूम, हंसमुख, खुशबू की तरह मुत्तायम। कुणाल की आंखें शानापा पर टिक गई, उसके जहन में वो पुरानी आन्या तैर गई, मुस्कान से महकता चेहरा, बेजान गुलाबों को भी जिंदा कर देने वाली महक। मगर आज जो औरत उसके सामने बैठी थी वो कोई और थी। उसकी आंखों में न मोहब्बत थी न मासूमियत, सिर्फ अंधेरा, क्रूरता और एक बर्फ सा सन्नाटा। कुणाल धीने से फुसफुसख्या, आन्या। शानाया ने ठुड्डी पर हल्के से हाथ रखा और उसकी तरफ देखते हुए एक तीखी मुस्कान के साथ, आन्या। मिस्टर अलास, मेरा नाम शानाया है, शानाया कपूर। जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हैं वो तो बहुत पहले मर चुकी है। जैसे ही शानाया के लफ्ज़ कुणाल के दिल को चीरते हैं, जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हैं वो तो बहुत पहले मर चुकी है। कुणाल की आंखों में हल्की सी नमी तैर जाती है। वो कुछ कहने ही वाला होता है कि बाबरी एक चहकती हुई आवाज़ माहौल को काटती है। एक लड़की इतराते हुए आती है, उसका हाथ कुणाल की बांह में फिसलता है। होठों पर मुस्कान पर आंखों में कुछ और। आन्या, दिल कैसी है आप? वो शानाया की तरफ देखती है, मुस्कराहट ओढ़ी हुई, नकली, जैसे किसी पुराने ताज को देखकर जलन छुपा रही हो। यह लड़की थी चुविका, वहीं शानाया उर्फ अनाया की पुरानी परिवार की तड़की जो अब शायद कुणाल के करीब है। शानाया चुपचाप युविका की मुस्कान को पढ़ रही थी, हर शब्द, हर तहजा, हर मुस्कान उसके लिए साफ था। तो ये है जेलसी का रंग, उसने मन में सोचा। शानाया ने एक ठंडी नपीतुली मुस्कान दी, मैं ठीक हूँ पुविका, और तुम तो बेहद क्लोज लग रही हो मेरे अतीत से। दुविका की मुस्कान एक पल को ठहरती है और फिर जैसे कुछ साबित करने के लिए कुणाल की तरफ और करीब हो जाती है। कुणाल अब बस एक स्पेक्टेंस था जो देख रहा था उस लड़की को जो कभी उसकी पूरी। और अब युविका नकली मुस्कान के साथ जहर छुपाते हुए शानाया को देखती है और बोलती है, दी, आपकी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? मैंने सुना है आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन पूरी खराब चल रही है। शानाया अपनी आंखों से ही उसकी औकात नाप लेती है, मन ही मन मुस्कुराती है,
मल्होत्रा फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब, दशक का सबसे बड़ा मजाक। शानाया कुछ नहीं कहती, बस उस अंदाज में देखती है जैसे कोई कीन किसी मूर्ख जोकर को देख रही हो। तभी एक एलिट ब्लैक सूटेड बॉडीगार्ड आता है, उसकी पर्सनैलिटी तेज, आभा ठंडी और आवाज शांत लेकिन सधी हुई। मेहम प्रिंसेस, बॉस आपसे बात करना चाहते हैं। उसकी यूनिफॉर्म पर मल्होत्रा एम्ब्लम का प्लेटिनम बैज चमक रहा था, वही बैज को सिर्फ मल्होत्रा परिवार के प्रशिक्षित रॉयल कमांडोज को दिया जाता है। शानाया सिर हिलाती है, फोन लेती है और मूल के पास फूलों के किनारे खड़ी होकर कॉल अटेंड करती है। उसका चेहरा शांत लेकिन आभा में आगा। उधर कृष्णात और पुविका सब कुछ सुन चुके थे। जब उनकी नज़र उस बैज पर पड़ी, दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। पुविका घबराई हुई लेकिन अपने ईगो में लिपी। तुमने उसे प्रिंसेस क्यों कहा? बॉडीगार्ड बिना किसी भाव के। वयों की वो हमारी प्रिंसेस है। और बिना कुछ और कहे वी वहां से चला जाता है, पीछे छोड़ते हुए एक गहरी चुप्पी पूर्णविराम। कुणाल और युविका एक दूसरे को देखते हैं, उनके मन में भ्रम, जलन और झटका एक साथ चल रहा होता है। सीन शिप हर पूल साइड। शानाया पूल के पास खड़ी है, फोन पर बात कर रही है ग्रेसफुल इंटेंस रॉयत। तभी पीछे से एक तेज हवा का झोंका आता है और अचानक कोई उसे पीछे से जोर का धक्का देता है। सब कुछ स्लो मोशन में होने लगता है। फोन उसके हाथ से गिरता है, उसका बैलेंस बिगड़ता है, उसका लहंगा हवा में लहराता है और वो सीधे पुल की ओर गिरने लगती है। लेकिन जैसे ही वो मानी में गिरने ही वाली होती है, एक तेज छपाक की आवाज़ आती है और पूरे माहौल का ध्यान एक ही दिशा में खींच जाता है, पूल एरिया की ओर, जहां शानाया अपनी आंखें हल्के से बंद किए पानी की सतह पर शांति से तैरती सी प्रतीत हो रही थी। एक पल के लिए जैसे वक्त थम गया हो। धीरे से उसने अपनी पलकें खोली और जब नज़र अपने बगल में पड़ी तो देखा ऋषभ खुराना उसका हाथ कमर पर रखे एकदम पास खड़ा था। उसकी बाहों की ताकत और आंखों का गुस्सा साफ बयान कर रहा था कि किसी ने उसकी प्रिंसेस को छूने की जुर्रत कैसे की। शानाया पूरी तरह सीधे खड़ी हो जाती है और जैसे ही वह सामने देखती है, उसकी नज़र करण और युवराज पर पड़ती है। दोनों उसके सामने ढाल बनकर खड़े थे। उस पर गिरी रेड वाइन के छींटे उनके हरे सूट पर फैले हुए थे। वो दो जिस्म लेकिन प्रोटेक्शन में तीन जाने। दूसरी तरफ अवंतिका गुस्से, हार और अपमान के मिश्रण में जलती हुई उन तीनों को घूर रही थी, शानाया को नहीं। उसकी ताकत को उस वक्त शानापा का सामना नहीं किसी एक इंसान से हो रहा था, बल्कि तीन शक्तियों से एक साथ खड़े होने की गवाही बन चुका था ये दृश्य। फ्लैशबैक कुछ देर पहले का सीना। जब शानाया को एक ज़रूरी कॉल आया तो वह पूल साइड की तरफ चल दी। उसकी गैरहाजिरी में अमायरा ने चुपके से अवंतिका को पूरी तरह भड़का दिया था। अवंतिका अब इस कदर आगबूला थी कि उसने पास रखी रेड वाइन की भरी हुई ग्लास उठाई और पूरे जहर से भरी नज़रों के साथ शानाया की ओर बढ़ी। उसने वाइन घुमाकर शानाया पर फेंकने ही वाली थी कि तभी युवराज और करण बीच में आ गए। रेड वाइन उनके हरे सूट पर गिर गई। वो दोनों एकदम शांत लेकिन आंखों में आग लिए खड़े थे, जैसे कह रहे हों, हिम्मत की अब अंजाम भुगत। वापस प्रेजेंट में। जैसे ही शानामा पलटने लगती है, उसका पैर थोड़ा सा फिसलता है लेकिन उससे पहले कि वो गिरती, ऋषभ बिजली की रफ्तार से पहुंचकर उसे कमर से थाम लेता है। पूरा पूल एरिया सन्नाटे में बला जाता है। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं जहां एक तरफ ऋषभ ने उसकी कमर थामी हुई है, दूसरी तरफ करण और युवराज उसके सामने खड़े हैं और बीच में शानापा कपूर अपने पूरे शाही रॉयल अंदाज में। अवंतिका अभी भी शनाया के बालों से खींचकर पूल के किनारे पड़ी थी, चेहरा गीला पर नज़रों में वही घमंड और जहर भरी नफरत।
अवंतिका चीखती है। मैं कभी भी तुम जैसी चालबाज, घटिया औरत से माफ़ी नहीं मांगूंगी, समझी? तुम्हें रॉय हूँ। शनाया झुकती है, उसके चेहरे के पास आकर बहुत ही नरमी पर जहर से भरी आवाज़ में कहती, रॉय होने का जो घमंड तुम लेकर घूमती हो ना अवंतिका, मैं उस घमंड को पैरों तले कुचल कर रख दूंगी। तुम्हारी औकात तुम्हारी वर्दी नहीं, तुम्हारा चरित्र बताता है। इतना कहकर शनाया उसके चेहरे पर पड़े गीले बालों को एक झटके से खींचती है। अवंतिका दर्द से चिल्लाती है, आह! भीड़ सन्ना। ऋषभ, करण और युवराज अब भी शांत हैं, जैसे सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा हो। शनाया उठती है और एक इशारे में एक स्टाफ की लड़की को बुलाती है। वहां जल्दी से भागता हुआ वेटर आया। शनाया ने उसके हाथ से रेड वाइन का ग्लास लिया और अवंतिका को बालों से खींचते हुए फिर से पूल के पास ले आई। युवराज, करण और ऋषभ बस खामोशी से खड़े थे, एक शब्द तक नहीं बोले। माहौल में सिर्फ सनसनी थी। शनाया ने अवंतिका का चेहरा जोर से पानी में दबा दिया। भीड़ सन्ना रह गई। कुणाल एक कदम आगे बढ़ने ही वाला था कि पुविका ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रुको, उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये वही लड़की है जिसे तुमने कमजोर समझा था, अब उसकी रूह जाग चुकी है। वहीं शनाया वाइन का एक सिप लेती है और फिर दोबारा अवंतिका का सिर पानी में डुबो देती है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, चेहरा शांत, आंखों में खतरनाक जुनून। इतनी खतरनाक कि कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत न कर सके। करण थोड़े घबराए अंदाज में युवराज की ओर मुड़ते हुए बोला, भाई, रोकना चाहिए क्या? बॉस की क्रूरता बढ़ती जा रही है, उनका गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। युवराज ने बिना पलक झपकाए कहा, नहीं करण, बॉस इतनी छोटी बात पर कभी इतना टॉर्चर नहीं करती। जरूर इस लड़की ने कुछ बड़ा किया है। करण एकदम चुप हो गया, कहीं ना कहीं उसे भी यही एहसास हुआ। अवंतिका अब बुरी तरह डरी हुई थी, सांसें उखड़ रही थीं। वह कांपते हुए पानी से निकलते हुए बोली, मैं माफ़ी मांगूंगी, बस करो। शनाया ने उसे छोड़ा और पूरे एटीट्यूड से खड़ी हो गई। अवंतिका लड़खड़ाते हुए उसके कदमों में गिर गई, उसकी आंखों में अब सिर्फ डर था। उसी वक्त अमाप्रा और उसकी कुछ हाई सोसाइटी फ्रेंड्स वहां आईं। तुम पागल हो गई हो क्या? कौन करता है ऐसा किसी के साथ, वो भी एक छोटी सी बात पर? अमायरा ने गुस्से और हकबकाहट में पूछा। उसने तुम पर वाइन फेंकी थी, वो भी तुम्हारे ऊपर गिरी भी नहीं। और तुम्हारे लिए 3 लोग प्रोटेक्शन में खड़े थे। शनापा मुस्कुराई, वो मुस्कान नहीं थी, जहर में डूबी आग आग थी। उसने एक नज़र युवराज, करण और ऋषभ की ओर डाली, फिर एक टेढ़ी सी मुस्कान अमायरा को दी। उसकी वो मुस्कान वहां मौजूद हर एक इंसान के शरीर में सिहरन पैदा कर गई। वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो एसके थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी नज़र अमायरा के बगल में खड़े एक शख्स पर पड़ती है। शनाया अमायरा के ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है। और तभी शनाया का पूरा ऑरा अचानक बदल जाता है, अब वो अंधेरे में लिपटी आग की तरह लग रही थी। चेहरा शांत, लेकिन आंखें अब खून सी लाल हो चुकी थी। अमायरा मुस्कुराती है, वो जानती थी अब उसकी जीत पक्की है, क्योंकि उसके बगल में खड़ा था सिद्धार्थ ओबेरॉय। वो घमंड से भरी मुस्कान के साथ धीरे से बोलती है, अब क्या करोगी सांयन? जब तक सिद्धार्थ मेरा है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। शनाया की आंखें अब सिर्फ सिद्धार्थ पर टिकी थीं, उसने एक उंगली अपने माथे पर फेरी, जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। और फिर उसकी नज़रें सिद्धार्थ से मिलीं। पूरा माहौल सन्नाटा बन चुका था। और उसी सन्नाटे को तोड़ती है एक तेज, भारी और कड़वी आवाज़। क्या हो रहा है यहाँ?
सभी की नज़र उस दिशा में घूमती है जहाँ से आवाज़ आई थी। सबकी नज़र एक ही दिशा में थी, जहाँ एक तंबा, हैंडसम और शाही लुक वाला शख्स खड़ा था, फौजी वर्दी में, आंखों में गरिमा और बेहरे पर अनुशासन की छाप। पीछे 2 वरिष्ठ अधिकारी खड़े थे, लेकिन सबकी निगाहें उसी एक इंसान पर थीं, मेजर रशिद जिंदल। जैसे ही उसकी नज़र शनाया पर पड़ती है, दोनों की निगाहें टकराती हैं। वो टकराहट तीरों की तरह चुपचाप कई अधूरी कहानियां कह जाती है। हॉल एकदम शांत हो चुका था। अवंतिका अब भी पूल के पास जमीन पर पड़ी थी, लेकिन जैसे ही रक्षित उसकी तरफ बढ़ता है, उसके चेहरे पर दर्द के बीच एक कुटिल मुस्कान उभरती है। आंखों में आंसू लिए हुए वो बोलती है। रक्षित अब सीधा शनाया की ओर देखता है। मेजर रक्षित, आपको पता है ना मैं कौन हूँ? ये लड़की, ये शनाया, इसने मुझे प्रताड़ित किया है, मेरी ये हालत इसी ने की है। उसकी ठंडी आंखें हमेशा की तरह शांत और बेपरवाह। ना कोई डर, ना कोई सफाई, बस एक निगाह जो जैसे कह रही हो तुम कौन होते ही मुझे जज करने वाले। अमायरा तेजी से आगे बढ़ती है और बोलती है। बिल्कुल सही कह रही है अवंतिका मेजर, ये लड़की सिर्फ शालीनता का मुखौटा पहनती है, लेकिन अंदर से यह क्रूर है। आपको पता है इसने एक औरत के साथ क्या किया, सिर्फ अपने अहम के लिए। अमापरा के पास खड़ी उसकी सहेली भी अब उबाल में आ चुकी थी। सर, हमने सब देखा, ये लड़की पागल है, इसने अवंतिका को लगभग डुबो ही दिया था। हॉल में अब माहौल गर्मा चुका था, लेकिन तभी शनाया अपने बालों को पीछे करके धीमी चाल में रक्षित की ओर बढ़ती है। उसकी चाल में ना डर था, ना घबराहट, बल्कि वो ठंडा घमंड था जो किसी तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा था। जैसे ही शना था उसके सामने आकर खड़ी होती है, मेजर रक्षित जिंदल, जिसकी सख्त और निर्दयी छवि के किस्से सेना की अकादमी से लेकर दिल्ली के ताकतवर गलियारों तक मशहूर थे, एक हल्की पर बेहद खतरनाक सी टेढ़ी मुस्कान देता है। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और शनापा का एक हाथ बहुत ही नरमी से थाम लेता है। धीरे से झुकता है और बिल्कुल किसी शाही अंदाज में उसके हाथ पर एक सम्मानजनक पर खतरनाक चुंबन देता है। फिर उसकी आवाज़ में एक गहरी राजसी तंज के साथ कहता है, भारत में फिर से स्वागत है शनाया, बहुत वक्त बाद मुलाकात हो रही है। शनाया, जो अब तक खुद एक जलता हुआ तूफान लग रही थी, एक टेढ़ी और तंज भरी मुस्कान के साथ जवाब देती है, अफसीरा, मुझे तुमसे मिलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा रक्षित। ना दर्द में, ना खुशी में, बल्कि उस सुकून में जो सिर्फ विनाश से पहले आता है। रक्षित हल्का सा हंसता है, जैसे कोई पुराना जख्म याद आ गया हो। पूरा हॉल एकदम पुतलों की तरह स्तब्ध खड़ा था। अवंतिका, जो अब भी गीले बालों और कांपते जिसा के साथ फर्श पर बैठी थी, हैरानी और सदमे में बस उन्हें देखे जा रही थी। ये क्या हो रहा है? उसके दिमाग में यही सवाल बार बार गूंज रहा था। मेजर रक्षित जिंदल, जिसकी आंखों में कभी किसी के लिए रहम नहीं देखा गया, जो युद्धभूमि पर दुश्मनों को दूसरा मौका तक नहीं देता, वो यहाँ इस लड़की के सामने झुक रहा है। नामुमकिन है। अवंतिका के होठों से बमुश्किल ये शब्द फिसले, और सिर्फ अवंतिका ही नहीं, पूरे हॉल में खड़े हर शख्स के दिल और दिमाग में अब एक ही सवाल दौड़ रहा था, आखिर पे शनाया है कौन, और मेजर रक्षित जिंदल उसके आगे इतना झुककर क्यों बात कर रहा है? युवराज करण और ऋषभ, जो अब तक एक कदम भी नहीं हिले थे, अब बस मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें इस सन्नाटे का इंतजार था। और अमायरा, उसका चेहरा अब सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी धनंड भरी मुस्कान अब धीरे धीरे डर में
तब्दील हो चुकी थी। तभी अमायरा की दोस्त तेजी से आगे आती है और गुस्से में कहती है, मेजर, आप अपनी टीम की लड़की की बजाय इस अजनबी पर भरोसा कर रहे हैं। आप इतने बायस्ड कैसे हो सकते हैं? रक्षित की आंखें अब बर्फ सी ठंडी हो जाती है तो उसकी तरफ एक तीखी निगाह डालता है और बेहद शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहता, तुम मुझे नहीं बता सकती कि मुझे किसका साथ देना चाहिए और किसका नहीं। अवंतिन अब अपना आपा खो चुकी थी। उसकी आंखों में जहर और जुबान पर ताना होता है। मेजर, आपका इस लड़की से रिश्ता क्या है? मुझे तो समझ नहीं आता कि यहाँ हर तीसरा लड़का इस पर जान देता घूम रहा है। कौन जाने इसका किस-किस से क्या रिश्ता रहा होगा। उसके मुंह से बस इतना ही निकला था कि अचानक एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ता है। आवांश का चेहरा एक झटके में दूसरी ओर घूम जाता है। पूरा हॉल एक बार फिर साथ सबकी निगाहें उस तरफ उठती है जहां से थप्पड़ पड़ा था। वहां एक लड़की खड़ी थी जिसकी आंखों में गुस्सा था पर चाल में रॉयल ठहराव। वो आवाती को पूरती हुई कहती है, जिसके बारे में बोल रही हो ना, उसका नाम लेने से पहले बार बार सोच लेना, वरना तुम्हें वहां पहुंचा दूंगी जहां न तुम और न तुम्हारा खानदान भी तुम्हें ढूंढ पाएगा। आवांतिका गुस्से से भड़कते हुए चिल्लाती है, तू है कौन जो मुझे धमका रही है? उस लड़की की आंखें अब और भी तीखी हो जाती है। वो एक कदम और आगे बढ़ती है और बेहद ठंडी आवाज में कहती है, तुझे बताना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं थी। श्रेयल अभी अभी पार्टी में दाखिल हुई थी। उसे नहीं पता था यहाँ क्या हुआ था। अब हॉल में खड़ा हर शख्स सौरों रोके देख रहा था, लेकिन आवांती के मुंह से शान्या के तिये निकता जहर उसे अंदर तक जला गया। उसका गुस्सा अब काबू के बाहर था। आवांतिका कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहां एक आर्मी अफसर आता है और रक्षित को सैल्यूट करता है। जैसे ही आर्मी ऑफिसर ने मेजर रक्षित जिंदल को सैल्यूट किया और कहा, सर, आपको और मेम को। उसने एक तेज नज़र शनाया की ओर डाली। जनरल ने अभी बुलाया है, यह बहुत जरूरी है सर। रक्षित का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ, लेकिन उसने बिना किसी सवाल के सिर हिलाया और बोला, ठीक है, हम आ रही हैं। मानाया भी कुछ नहीं बोली। उसने बस एक पल रक्षित की आंखों में देखा और बिना कोई सवाल किए उसके साथ चल पड़ी। पूरा हॉल अब खुसर पुसर से भर गया था। जनरल ने खुद बुलाया। जनरल तो कभी किसी को सीधे नहीं बुलाते, क्या मामता है। अवंतिका, जो अब तक प्राण और गुस्से में जल रही थी, अचानक एक चालाक मुस्कान में बदल गई। उसने अमायरा की ओर देखा और धीरे से कहा, जनरल अंकल, वो दादू के सबसे अच्छे दोस्त हैं और अब खेल मेरे पाले में है। अब देखती हूँ मिस रहस्यमयी लड़की शनाया, तुम इस बार कैसे बचती हो।